वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 19 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल जागृति मस्कट के बारे में है। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जागृति नाम के इस मस्कट को लॉन्च किया है। मस्कट को हिंदी में शुभंकर भी कहा जाता है। शुभंकर या मस्कट का बेसिक मतलब एक ऐसे सिंबल से होता है जिसका इस्तेमाल अवेयरनेस फैलाने के लिए, कोई जानकारी कन्वे करने के लिए या फिर अवेयरनेस कैंपेन्स में किया जाता है। कई बार मस्कट का इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग पर्पस से भी किया जाता है। जागृति नाम का जो मस्कट तैयार किया गया है ये एक वुमेन कंज्यूमर के रूप में है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस मस्कट का इस्तेमाल कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए किया जाएगा। इससे हम कंज्यूमर्स को एम्पावर करेंगे और उनके भीतर अवेयरनेस को इनकलकेट करेंगे। ये मस्कट एक एम्पावर्ड कंज्यूमर है जो कंज्यूमर राइट्स के लिए और उनकी जो भी कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए उन्हें एम्पावर करेगा। फर्दर इसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम इसका इस्तेमाल अवेयरनेस कैंपेन में कर सकें। कई सारे जो हमारे कानून हैं जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, हॉलमार्किंग, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915 या फिर जो वेट एंड मीजर्स एक्ट हैं, इन सभी के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए हम जागृति का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ एक टैगलाइन भी रहेगी, दैट इज जागो ग्राहक जागो, जिसका इस्तेमाल मीडिया कैंपेन्स में किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में है। आरबीआई ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी कि ईसीबी को लेकर नॉर्म्स में थोड़ी सहूलियत दी है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव गिरते हुए रुपए को रिवाइव करवाना है। देखिए, अगर रुपया गिर रहा है इसका मतलब ये है कि इंडियन मार्केट में डॉलर की कमी है। इसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपए की गिरेगी। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हमें किसी भी तरीके से इंडियन मार्केट में ज़्यादा डॉलर्स को लाना है। जब हम ज़्यादा डॉलर्स को इंडियन मार्केट में लेकर आएंगे तो डॉलर की जो वैल्यू है वो गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। उसके रिजल्टेंट रुपए जो बहुत तेज़ी से स्लाइड करके नीचे आ रहा है वो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है उसमें भी रिलैक्सेशन दे दिया गया है। क्या है ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग? नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक कमर्शियल बोरोइंग है। मतलब जो कमर्शियल एंटिटी हैं वो बोरो कर सकती हैं, उधार ले सकती हैं, और यहाँ पे मामला एक्सटर्नल का है, यानी कि वो देश के बाहर से उधार ले सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है इसमें कोई भी जो एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज़ होती हैं जो इंडिया में बेस्ड हैं वो फंड्स रेज कर सकते हैं भारत के बाहर किसी रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज से जो भारत में बेस्ड नहीं है। अब देखिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के दो रूट्स होते हैं। एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में जब भी बाहर से कोई लोन लिया जाता है, इन दैट केस आरबीआई या सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं होती। आप बिना किसी दिक्कत के जो कैटेगराइज्ड डीलर्स होते हैं, जो ऑथोराइज्ड होते हैं, उसके माध्यम से जो भी बोरोइंग है वो कर सकते हैं। दूसरा होता है अप्रूव्ड रूट, अप्रूवल रूट, जहां पर अगर आपको कोई बोरोइंग करनी है तो आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। सो दीज आर दी टू रूट्स फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो होती है इसके माध्यम से कई बार, देखिए मैं सामान्य स्थितियों की भी बात कर रहा हूँ कि जो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर कमर्शियल एंटिटीज़ हैं उनको बाहर से खूब सारा फंड मिल जाता है। इसके अलावा ये फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कंपनीज़ को। कई बार ऐसा होता है कि देश के बाहर से जो भी लोन लिए जा रहे हैं, पैसे बोरो किए जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट रेट इंडिया में जो फंड्स लिए जाते हैं उनकी तुलना में कम होता है। तो ये तो सामान्य स्थितियों में भी फायदे होते हैं जिनकी वजह से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग चलती है। और इसका चौथा फायदा जो वर्तमान का ऑब्जेक्टिव है कि इससे आप फॉरेन करेंसी को इंडिया में लेकर आते हैं तो इंडिया की जो करेंसी है वो मजबूत होती है। तो ये तो फायदा हो गया। क्या रिलैक्सेशन मिला है? पहले ऑटोमेटिक रूट से, मतलब बिना किसी अप्रूवल के 750 मिलियन का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एक्सेप्ट किया जा सकता था एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अब इसे 1.5 बिलियन कर दिया गया है, यानी कि डबल। और ये 31 दिसंबर 2022 तक एप्लीकेबल रहेगा ताकि इंडियन मार्केट में ज़्यादा पैसे आएँ और रुपये की वैल्यू बढ़े। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अनायोट्टू रिचुअल के बारे में है जो कि केरला में ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक एनुअल रिचुअल है जो कि श्री वडक्कुनाथन टेम्पल जो है थ्रिसुर में उसके आसपास मनाया जाता है। अनायोट्टू जिसे गज पूजा, गज का मतलब हाथी होता है तो हाथी पूजा हो गया, या फीडिंग ऑफ एलिफेंट के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पे ये जो टेम्पल है थिरुसुर में, केरला में, इसके आसपास कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं और हाथियों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते पिलाते हैं। ये फेस्टिवल करक्किडकम जो महीना होता है उसके पहले दिन मनाया जाता है। ये मलयालम कैलेंडर का एक महीना है।
जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के जुलाई महीने के समय में पड़ता है। यहाँ पर देखिए, बिना सजावट वाले जो हाथी होते हैं उन्हें लोगों के सामने लाया जाता है, लोग उनकी पूजा करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। बेसिक मैथोलॉजी ये है कि अगर आप गज यानी कि हाथी को खिलाते हैं तो आप भगवान गणेश को खिला रहे हैं, जो कि वेल्थ और विशेष को फुलफिल करने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। वडक्कुनाथन टेम्पल जो है, इसे सदर्न इंडिया में भगवान शिव के कुछ पुराने मंदिरों में काउंट किया जाता है। वहीं पर इस फेस्टिवल को कई सालों से ऑब्जर्व किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ट्रॉपिकल ओजोन होल के बारे में है। अभी एक नया ओजोन होल खोज लिया गया है जो कि 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। ऐसा एक रीसेंट यानी कि हाल ही की स्टडी ने क्लेम किया है। हालांकि एक्सपर्ट्स इस पर एक मत नहीं है और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये होल नहीं है, लेकिन अगर ये होल 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में है तो हम इसे कहेंगे ट्रॉपिकल ओजोन होल। इसके पहले जो ओजोन होल काफ़ी ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न बना रहा, दैट वाज ओजोन होल जो अंटार्कटिका के ऊपर बना था, जो काफ़ी हद तक रिकवर हो गया है। हालांकि स्प्रिंग सीजन में समस्या अभी भी रहती है। जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें 3 ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि O3। यहाँ पर देखिए, इन जनरल जो ऑक्सीजन होता है जिससे हम सांस लेते हैं वो O2 होता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है। लेकिन जो O3 है ये हमारे एटमॉस्फेयर में 0.001% से भी कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन बनता कैसे है? देखिए, अगर आप एटमॉस्फेयर के लेयर्स में जाएंगे तो सबसे नीचे आपको मिलता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोपॉज के बाद आ जाता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है जब ये अल्ट्रावायलेट रेज से टकराती है तो ऑक्सीजन में जो O2 होता है ये O and O में टूट जाता है, और जो बाकी कोई दूसरा O2 है ये उसके साथ कनेक्ट होकर O3 बना लेता है। इस तरीके से यहाँ पर ओजोन की एक लेयर तैयार हो जाती है। जो ओजोन की लेयर होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज को सोखने में भी सक्षम होती है। इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस पूरे रीजन को काफ़ी ज़्यादा गर्म भी कर देती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इन जनरल क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं हाइट में तो जो टेम्परेचर है वो गिरता रहता है, लेकिन जब हम ओजोन लेयर वाले इस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। क्योंकि इन जनरल हाइट पर जाने पर टेम्परेचर गिरता है लेकिन यहाँ पर बढ़ने लगता है, यानी कि एक उल्टी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बात तो समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए कैसे जो ओजोन की लेयर है वो तैयार होती है, उस पर हमने चर्चा कर ली। जो ओजोन लेयर है वो हमारी एटमॉस्फेरिक ओजोन का लगभग 90% ओजोन अपने आप में समेट के रखती है। ये ओजोन लेयर हमें 10 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिलती है, और पीक पर आपको ये लेयर 25 किलोमीटर पे मिलती है। इन जनरल ये कोई लेयर नहीं होती, मतलब एक बहुत परत होती है मोटी सी, जहाँ पर खूब सारे जो O3 के कंपाउंड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। जो ओजोन लेयर होती है ये अर्थ पे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इसमें स्पेसिफिकली UVB रेडिएशन है जो काफ़ी खतरनाक होता है, जिसकी वेवलेंथ 280 से 350 नैनोमीटर्स के बीच होती है, उसे यही ओजोन लेयर रोकती है। यहाँ पर ये स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए भी जिम्मेदार है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ओजोन होल पिछले कई सारे दशकों से जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर स्प्रिंग केमिकल रिएक्शन की वजह से, जहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन की अधिकता की वजह से ओजोन की जो परत है उसमें डिप्लीशन देखा जाता रहा, जिसको रिवाइव करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए। डॉप्सन यूनिट है जो कि टोटल ओजोन को मेजर करती है। जो केमिकल्स ओजोन के डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार रहे, दोज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिन्हें शॉर्ट में CFC कहा जाता है, हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कई सारी चीज़ों से रिलीज होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेशन से, एयर कंडीशनिंग से, फोम पैकेजिंग से, या फिर जब हम एरोसॉल के स्प्रे कैंस बनाते हैं तब। और इससे जो ओजोन डिप्लीट होती है उसे ही ओजोन होल कहा जाता है। इस पर एक प्रश्न आया था, पूछा गया था कि ये जो ओजोन डिप्लीशन का मामला है इसे कंट्रोल करने को लेकर, फेज आउट करने को लेकर कौन सा जो इनिशिएटिव है वो एसोसिएटेड है। सही जवाब बी था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के बारे में है। ईरान और बेलारूस जल्दी ही 2 नए मेंबर बन जाएंगे SCO के, जिन्हें बैकिंग मिल रही है चाइना और रशिया से। उम्मीद है कि अप्रैल 2023 तक इनकी सदस्यता को कंफर्म कर दिया जाएगा। सोवियत यूनियन 1991 में टूट गया, उसके बाद से जो सिक्योरिटी इकोनॉमिक आर्किटेक्चर तैयार करके रखा था सोवियत यूनियन ने, वो पूरी तरीके से बिखर गया। एक बार फिर से सोवियत यूनियन की लीगेसी लेने वाले रशिया ने इसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश की और बनाया गया संघाई 5। संघाई 5 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान शामिल रहे। बाद में इसे एक्सटेंड किया गया। 2001 में फॉर्मली जो SCO है वो अपने स्वरूप में आता है,
जिसमें उज्बेकिस्तान को इंक्लूड किया गया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को इसकी मेंबरशिप दे दी गई। एससीओ जब से बना है तब से लगातार ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पर फोकस कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म इनकी प्रायोरिटी रही है। 3 एरल्स टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म पर इनका फोकस रहा है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कई सारी संस्थाएं वर्क करती हैं, जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल, ये सबसे सुप्रीम बॉडी होती है एससीओ की, जहां पर इंटरनल फंक्शनिंग कैसे होगी और इंटरेक्ट कैसे किया जाएगा अलग राज्यों के साथ, स्टेट्स के साथ, और जो इंटरनेशनल इशूज हैं उन पर बातचीत की जाती है। दूसरी एंटिटी होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, जहां पे बजट को अप्रूव किया जाता है और इकोनॉमिक स्फीयर में बातचीत होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यहाँ पर डे टू डे इशूज़ पर चर्चा होती है। और एक है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसे टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म का जो फाउंडेशनल वैल्यू है जो इसकी एससीओ की, उसे ही फॉलो करने के लिए रैट्स को बनाया गया। एससीओ का सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है और ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज़ है। 2022 का प्रश्न था, इनमें से किसका भारत हिस्सा है, मेंबर है? AIIB, MTCR और SCO। सही जवाब था डी, भारत तीनों का ही सदस्य है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल INS सिंधु ध्वज के बारे में है। हाल ही में इसे डीकमीशन कर दिया गया। जून 1987 में इसे इंडियन नेवी को सौंपा गया था। ध्यान दीजिएगा कि ये वो दौर था जब भारत ने रशिया से 10 किलो क्लास सबमरीन्स को खरीदा था, 1986 से सन 2000 के बीच में, और उसी में से एक था INS सिंधु ध्वज। मैं आपको बता दूं कि जो 10 सबमरीन्स हमने ली थी, उनमें से INS सिंधु रक्षक एक एक्सीडेंट में मुंबई हार्बर में खो गया था 2013 में, और जो सिंधु वीर है उसे हमने 2020 में म्यांमार को दे दिया, और एक को हमने डीकमीशन कर दिया। तो 10 में से कितने बचे? 7 ही बचे ना। तो ये तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ये जो किलो क्लास सबमरीन्स हैं वो हमारे पास केवल अभी 7 ही बची हैं। इसने कई सारे अचीवमेंट्स अटेन किए हैं। ये एक सबमरीन है तो पर्सनल्स को ट्रांसफ़र करना, डीप सबमर्जेंस जो रेस्क्यू व्हीकल हैं वैसे उसके तौर पे काम करना इसने किया हुआ है। इसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से भी नवाजा गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनोवेशन के लिए, और ये ट्रॉफी पाने वाली ये एकमात्र सबमरीन है। भारत के पास वर्तमान में कितनी सबमरीन है? भारत के पास वर्तमान में 15 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, 7 रशियन किलो क्लास सबमरीन हैं, 10 थी, 3 का मैंने आपको हालचाल बता दिया, एक डीकमीशन हो गया, एक खो गया, एक हमने म्यांमार को दे दिया, तो 7 ही बचे। 4 जर्मन HDW सबमरीन्स हैं, 4 फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन हैं, इसके अलावा इंडिजीनियस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है INS अरिहंत। स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स बन रही हैं उनमें से जो लास्ट की 2 हैं वो अपनी फाइनल स्टेज पर हैं, ट्रायल में और आउटफिटिंग में। रिवीजन करेंगे। जागृति एक मस्कट है जो फॉर्मल सेक्टर में वुमेन को एम्पावर करेगा, गलत है, ये कंज्यूमर्स के लिए है। अनायोटू रिचुअल आंध्र प्रदेश, गलत है। केरला। ओजोन लेयर ये मेसोस्फीयर में पाई जाती है, गलत है। स्ट्रेटोस्फीयर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ताशकंद में बेस्ड है, गलत है। बीजिंग में बेस्ड है। INS सिंधु ध्वज ये 10 किलो क्लास सबमरीन्स में से एक है जिसे इंडिया ने रशिया से लिया, सही है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।